नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और नन्हे दर्शकों का भी अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 सप्ताह पहले हमने चाणक्य वार्ता अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के बाल विशेषांक पर हमने चर्चा की थी और हमने सुना था उस अंक के बारे में लोगों की राय क्या रही, क्या क्या उसमें अ, लोगों की अलग-अलग विचार हमने सुने थे हमारे लेखकों से, साहित्यकारों से। उसी अंक का, उस बाल विशेषांक का ही आज हम दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आज हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे उस बाल विशेषांक के बारे में और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे इस बाल विशेषांक की अतिथि संपादक आदरणीय आदरणीय रुचिका शर्मा जी, जो वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और इस अंक की अतिथि संपादक रही हैं। आदरणीय भगवती प्रेदी जी, वरिष्ठ बाल साहित्य आलोचक। आपका सृजन संसार बहुत ही विस्तृत है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी मोहिनी बाजपेयी जी, अमेरिका से बाल साहित्यकार व रचनाकार हैं। हमारे साथ इस समय मंच पर जुड़े हुए हैं आदरणीय रामकरण सर, वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। आपका सृजन संसार भी बहुत वृहद है। तो देखिए, बात करते हैं आज हम हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में और आप सबका मैं पुनः स्वागत करती हूं और मंच पे मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भगवती प्रसाद सर को। सर, आपने ये हमारा चाणक्य वार्ता का बाल विशेषांक पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी और उसमें लिखा भी है। तो सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, इस अंक के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। आपको ये अंक कैसा लगा? जी नमस्कार। मंच आपका है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के तत्वावधान में आयोजित आज की संगोष्ठी में मंच पर मौजूद लब्ध प्रतिष्ठ व्यंग्यकार और बाल साहित्य के समर्पित रचनाकार सूर्य कुमार पांडे जी, सुपरिचित बाल साहित्यकार रामकरण जी, चाणक्य वार्ता पत्रिका के बाल विशेषांक की अतिथि संपादक रुचिका अरुण शर्मा जी और इस आयोजन को अंजाम देने वाली डॉक्टर ऋतु शर्मा जी नीदरलैंड से, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। पिछले दिनों जैसा पता चला, चाणक्य वार्ता के बाल विशेषांक पर विशद चर्चा हुई और इसके खास तौर से गद्य पक्ष को उस चर्चा के केंद्र में रखा गया। आज मुझसे कहा गया है कि मैं इसके काव्य पक्ष पर अपनी कुछ बात रखूं। पत्रिका ने 10 वर्ष पूरा करने के बाद 11वें वर्ष का पहला अंक बाल साहित्य को समर्पित किया। इसके लिए मैं संपादक डॉक्टर अमित जैन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और रुचिका अरुण शर्मा जी ने इस बाल विशेषांक के संपादन में, अतिथि संपादन में अपनी दृष्टि संपन्नता का परिचय दिया है। यही वजह है कि बाल साहित्य की लगभग तमाम विधाओं की उल्लेखनीय रचनाएं इस अंक में शामिल हैं और आज जब तमाम मूल्य क्षरित हो रहे हैं, बच्चों को संस्कारित करने के लिए बाल साहित्य की बहुत जरूरत है।
इस अंक की खासियत यह है कि इसमें एक साथ 3 पीढ़ी के रचनाकार शामिल हैं। एक तरफ 8वीं कक्षा की छात्रा भी है, युवा भी हैं और वरिष्ठ रचनाकार भी हैं। जिन 4 पुरोधा रचनाकारों को याद किया गया है, वे भी सभी मुख्य रूप से बाल कविता से ही जुड़े हुए रहे हैं और चंद्रपाल सिंह यादव मयंक की जन्म शती चल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें याद करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और इसी क्रम में कन्हैयालाल मत्त, जो जीवंत कविताओं के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी स्मरण किया गया है। पिछले दिनों 2 ऐसे रचनाकार हमारे बीच से उठ गए जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान बाल साहित्य में रहा, और वे थे अश्व घोष और डॉक्टर श्याम सिंह शशि। उन्हें भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया है। बच्चों का मन कविता तुकबंदी में रमता है। वे रोते भी हैं तुकबंदी में ही और हंसते भी हैं तो वो छांदसिक हंसी होती है। तो आज इस विशेषांक में लगभग 40 बाल कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। इनके साथ ही प्रवासी पन्नों में 5 कविताएं हैं और काव्य पहेलियां भी बहुत मनोरम बन पड़ी हैं। तो काव्य खंड की शुरुआत राष्ट्र वंदना से होती है और छोटे छोटे हाथों से इस कविता के माध्यम से देश गान प्रस्तुत किया गया है और इसका अंत होता है प्रेम कुमार शर्मा की उस कविता से, हम बच्चे फूल महकते। तो इनके बीच हमारे जो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार इस अंक में हैं, सूर्य कुमार पांडे जी, जिनकी पद्य कथा इतनी जीवंत बन पड़ी है कि बच्चे उसे बार बार पढ़ेंगे, आनंदित होंगे और खेल खेल में एक सबक भी लेंगे। चंद्र किरण और सूर्य किरण, शाम को चंद्रमा और सूर्य जब दोनों आकाश में दिखते हैं तब ये किरणें, सूर्य किरण और चंद्र किरण धरती पर आती हैं और दोनों अपनी शेखी बघाड़ती हैं, लेकिन आखिर में सूरज और चंद्रमा हस्तक्षेप करते हैं और ये रचना सूरज और चंद्रमा ने दोनों में सुलह कराई, सूर्य किरण और चंद्र किरण धरती पर मिलने आई। तो इस जीवंत रचना के साथ
अभिनव शुभारंभ हुआ है और कई महत्वपूर्ण रचनाकार इसमें शामिल हैं। उनमें घमंडी लाल अग्रवाल हैं, राकेश चक्र हैं, कुछ अभिनव रचनाएं भी हैं जो बिल्कुल बच्चों को आनंदित करेंगी, ऐसा पूरा विश्वास है। ऐसे प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं श्याम सुशील जी, और उनकी कविता उल्टा पुल्टा खेल, दो अक्षर से शुरू करो ये खेल निराला भाएगा, कुछ शब्दों को उल्टो पुल्टो बड़ा मजा आएगा। और इस कड़ी में युवा रचनाकार शादाब आलम की रचना बिल्कुल बहुत आनंदित करती है। बाल कविता सही अर्थों में उसकी पहली शर्त होनी चाहिए कि वो मजेदार हो, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाए और खेल खेल में वो उन्हें एक अच्छे इंसान बनने के लिए संदेश दे, उपदेश नहीं। देखिए, मजा आ गया कि पंक्तियां कितनी जीवंत हैं। काला बादल खुद को तोप समझता था, उसे हवा का झोंका जब ले गया उड़ाकर, मजा आ गया। ऐसी कुछ स्थितियां रखी हैं शादाब आलम ने, और बाल पाठक निश्चित रूप से ऐसी रचनाओं में डूब जाएगा। कुछ सवालिया रचनाएं भी है, हवा कहाँ से आती पापा, संतोष कुमार सिंह तितली का जीवन चक्र बता रहे हैं। कुछ पारंपरिक रचनाएं भी हैं, उनमें दीनदयाल शर्मा, रतन सिंह किरमोलिया, चक्रधर शुक्ल की रचना आज पर्यावरण से जोड़ने वाली है और बहुत सहज ढंग से इन्होंने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है। दादाजी ने पेड़ लगाए, छांव और फल दोनों पाए, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, धरती माँ को हरा बनाओ। अरुण अर्णव खरे, उनकी रचना बेजोड़ है। दीपू जी ने पाला डागी, थोड़ा भूरा काला डागी, मीठी खिड़की खाता जब भी, करता गड़बड़ झाला डागी। बिल्कुल जो नए रचनाकार हैं, साहित्य की कोई भी विधा नए रचनाकारों से ही आगे बढ़ती है, और इस विशेषांक में कुछ नए रचनाकार कीर्ति प्रजापति चूहा दादा के माध्यम से उन्होंने प्रविष्ट किया है बाल साहित्य में, और उनकी रचना संभावना जगाती है। ऐसे ही बिहार बाल भवन के एक सम्राट समीर हैं, जो अपनी कविताओं से हमें आनंदित करते हैं, और उनमें भी संभावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो प्रयोगधर्मी रचनाकारों में एक नाम है डॉक्टर फहीम अहमद का, मजेदार हलवा। उनकी रचना बहुत जीवंत बन पड़ी है, और आकांक्षा यादव ने भी एक संदेश मूलक प्रस्तुति दी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह विशेषांक बच्चों के मन के ज्यादा करीब है। इसमें कहीं भी उपदेश
दिखता नहीं। कुछ रचनाओं में छंद मात्रा की कुछ कमियां हैं, इन्हें रचनाकारों को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जब काव्य रचा जाए तो वह पूरी तरह छांदसिक हो। एक अच्छे विषय की रचना है फंटूश, लेकिन इसमें वही बात दिखती है। इतनी अच्छी रचना भावबोध वाली। भारतेंदु जी कहते थे कि जामे रस कछ होत है, ताहि पढ़त सब कोई, भाव अनूठो चाहिए, भाषा काहू होए। तो अनूठे भाव बोध की रचनाएं जो सरस हों वे निश्चित रूप से पढ़ी जाती हैं, और ऐसे रचनाकार इस विशेषांक में शामिल हैं। बच्चों को बाल पहेलियां भी बहुत आनंदित करती हैं। एक तरफ उनका सामान्य ज्ञान बढ़ता है और दूसरी ओर रोचक ढंग से वे आनंदित भी होते हैं। और गोपाल माहेश्वरी जो देवपुत्र के संपादक हैं, उनकी लगभग 14 पहेलियां इस अंक में हैं। और देखिए, एक भाषा से जुड़ी हुई पहेली है जो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाएं उसमें आती हैं, कि उर्दू में वह शीश है, इंग्लिश में श्रीमान, हिंदी में तालाब है, सोचो देकर ध्यान। सर को कितना बढ़िया ढंग से उन्होंने इन 4 पंक्तियों में समेटा है। ऐसे ही ऑक्सीजन को रेखा भारती मिश्र वो अपनी पहेली में बहुत जीवंत ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। जो प्रवासी पन्ने हैं उनके भी कई रचनाकार हमारा ध्यान खींचते हैं। एक तो ये विदेशों में रहकर हिंदी की श्रीवृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर साहित्य से जुड़कर अपने बच्चों में हिंदी और भारतीय संस्कृति का संस्कार पैदा करते हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है और ऐसे रचनाकार विशेष रूप से स्वागत योग्य हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जो अमेरिका से हैं, मुस्काता चल उनकी कविता आकर्षित करती है, और दिव्या माथुर लंदन से पहली गर्मी का एहसास कराती हैं। ऐसे ही चांद खिलौना डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जो सिंगापुर की हैं, उनका चांद खिलौना आज के बच्चों को चांद किस रूप में नजर आता है, बहुत ही जीवंत ढंग से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। सूरदास का भी दोहा है चांद खिलौने पर, और चांद पर तो हजारों कविताएं लिखी गईं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की कविता चांद का कुर्ता अपनी अनूठी प्रस्तुति की वजह से लगभग 40-50 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है पाठ्य पुस्तकों में, और आज भी वह कविता वैसी ही जीवंत नजर आती है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। वही पद्य कथा के जरिए उन्होंने, उनकी पद्य कथाओं के 2 संग्रह थे। पहले तमाम जिम्मेदार रचनाकार बाल साहित्य निश्चित रूप से लिखते थे, लेकिन आज यह प्रवृत्ति बहुत कम होती जा रही है। बाल साहित्यकार का एक अलग खांचा बना दिया गया और बड़े रचनाकारों का एक अलग, जबकि होना ये चाहिए कि बाल साहित्य एक जिम्मेदारी के तहत समर्पित भाव से सृजित किया जाना चाहिए, और ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए, जिसकी आज कमी दिख रही है। और कुछ लोग बाल साहित्य को बचकाना साहित्य समझते हैं।
बाल साहित्य लिखना इतना मुश्किल काम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुखद संयोग ये है कि इस अंक में जो बाल कविताएं सृजित की गई हैं वे सचमुच बच्चों को आनंदित करने वाली कविताएं हैं और इन कविताओं के माध्यम से बच्चे एक तरफ संस्कारित होंगे, वहीं दूसरी ओर आज जो नवाचार हो रहा है, नवोन्मेष, वैसी रचनाएं भी कई हैं जो पाठकों का ध्यान खींचती हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह अतिथि संपादक की दृष्टि संपन्नता की द्योतक हैं। मैं रुचिका अरुण शर्मा जी को इस विशेषांक के अतिथि संपादन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस मंच के माध्यम से देश दुनिया के तमाम बच्चों और बाल साहित्य से प्यार करने वाले लोग निश्चित रूप से बच्चों को ऐसा साहित्य उपलब्ध कराएं जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। आज यह हम पूर्वाग्रह छोड़ें कि हम बच्चों को एक रोबोट बनाएंगे, अपने आदेश पर उसे चलाएंगे। आज बच्चे भी उसके मन की बात अभिव्यक्त होनी चाहिए और बच्चा क्या सोच रहा है समाज के बारे में, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी सोच को भी बाल साहित्य में अभिव्यक्त मिलता रहा है। और हिंदी बाल काव्य आज ऐसी स्थिति में है कि वह दुनिया के किसी भाषा के बाल काव्य से जरा भी कमतर नहीं है। और 9वें दशक के आखिरी दशक से शुरू हुआ आधुनिक बाल साहित्य आज लगभग 135-36 वर्ष के बाद उस स्थिति में पहुंच चुका है कि इसकी कविताएं तमाम भाषाओं में अनुदित होती हैं और बाल पाठकों तक ये रचनाएं पहुंचें, इसके लिए अभिभावकों को प्रयास करना चाहिए। मैं इसी तथ्य के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम सबका दायित्व होना चाहिए कि बच्चों के चेहरे की खुशी कायम हो। आज बच्चे कई तरह के दबाव तनाव झेल रहे हैं, लेकिन वे कैसे खुश रहें, वे इन मजेदार कविताओं से अपने को आनंदित महसूस कर सकते हैं और उन्हें खुश रखने में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे हंसते हैं तो दुनिया प्यारी लगती है। इनकी हंसी सलोनी लगती सोन चिड़ैया सी, चहक चहक दाने चुगने वाली गौरैया सी, हंसी दूधिया 3 लोक से न्यारी लगती है। बच्चे हंसते हैं तो दुनिया प्यारी लगती है। तो बच्चों के चेहरे की हंसी बरकरार रहे, इसी शुभकामना के साथ संस्था के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और जिन लोगों ने मुझे सुना उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। और इस बीच हमारे साथ चाणक्य वार्ता के प्रधान संपादक आदरणीय डॉक्टर अमित जैन भी हमारे साथ शुरू से ही जुड़ गए थे और पूरा वक्तव्य भी उन्होंने सुना। सही कहा सर आपने बहुत अच्छी विवेचना की, संत के कविता की
और आपने सही कहा कि बच्चों के पालन पोषण में जितना उनके अभिभावकों का हाथ हो, बाल साहित्य का भी अ, बाल साहित्य का भी हाथ होता है। यदि अच्छा साहित्य बच्चों तक पहुँचेगा तो बच्चों के पालन पोषण में, उनकी परवरिश में वह भी सहायक हो। कि तकनीकी युग में जब बच्चों को 99 से 100 अंक तक लाने होते हैं और उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ रहती हैं, संताप भी कई कभी रहते हैं, तो उन सब से जो छुटकारा दिलाता है, दिन भर पुस्तक कोर्स की किताबें पढ़ते-पढ़ते बच्चे बोझिल हो जाते हैं। ऐसे में यदि अच्छा साहित्य मिलेगा, बाल साहित्य अच्छा लिखा जाएगा तो बच्चों के लिए वो उनकी मानसिकता को बदलने में भी बहुत सहायक होगा। बहुत-बहुत आभार सर। और हमारे साथ बहुत सारे हम देश-विदेश से लोग जुड़ गए हैं, साहित्यकार जुड़ गए हैं हमारे साथ, कनाडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी की गूंज से हमारे साथ नरेंद्र सिंह निहार जी जुड़े हुए हैं और बोल रहे हैं बाल साहित्य के का अभिनंदन, सादर अभिनंदन। इंदिरा त्रिवेदी जी जुड़ी हुई हैं हमारे अपनी टिप्पणियों से उत्साहवर्धन कर रही हैं। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भगवत हैं और उन्होंने कहा है कि द्विवेदी जी ने दिल खोल कर रुचिका जी के श्रम की सराहना की और सच में ये अंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। निहार जी लिख रहे हैं, बालक मन साहित्य से बहुत दूर है किंतु फिर भी बस है, सृजन अच्छा होना चाहिए। बिहार से सोनू पत्रकार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ साहित्यकार त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप सब पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ क्योंकि आप प्रतिक्रियाएँ हमें मनोबल देती हैं हमारे इस कार्यक्रम को के लिए। तो आप हमारे रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इसी तरह देते रहिए। तो चलिए कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आमंत्रित करना चाहूँगी आदरामकरण जी को। आप बाल साहित्य और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक मध्य भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बल्क में कथा लघु कथा प्रतियोगिता में भी कथाएं पुरस्कृत होती हैं। तो आदरणीय रामकरण जी, आपने इस पुस्तक के इस हमारे दर्शक आपसे प्रवासी पन्ना जो है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप आपके विचार जानना चाहेंगे। मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी सर। हाँ हाँ, आ जी रही सर। है आवाज। जी, सभी मान भावों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सड़क वार्ता के संपादक एवं उनके पूरे समूह परिवार को बधाई देना चाहता हूं, जो ऐसे समय में बाल साहित्य की तरफ मुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को एक साथ एक ही अंक में समेटा है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, जहां तक मेरा बात है, तो प्रवासी पन्ने जो मैंने पढ़ा है आपका, तो इसमें हम गद्य पर बात करेंगे। और गद्य में कुछ बहुत अच्छी अच्छी कहानियां यहाँ पर आई हुई है। जो पहली कहानी हमारे सामने है वो है छोटू और गोलू। ये श्रीमती रीता कौशल ऑस्ट्रेलिया से लिखती हैं। छोटू और गोलू एक दो बच्चों की कहानी है, जिसमें एक संपन्न घराने से है और एक जो वंचित तबके से संबंध रखता है। छोटू एक अभिनव प्रयोग करता है अपने जन्मदिन के माध्यम से। उसके पास एक साइकिल है और इस तरह से वह एक थीम, जंगल थीम पर अपना जन्म मना करके उस एक वंचित तबके के छोटू को अपनी साइकिल ही भेंट कर देता है।
इस तरह से लेखिका बच्चों की संवेदनशीलता को उभारती है। इसके बाद हम दूसरी कहानी पर, कहानी नहीं, ये एकांकी है और बहुत ही सुंदर एकांकी है। मैं इन मैडम डॉक्टर रितु शर्मानंद पांडे जी द्वारा लिखी गई है और ये इसका शीर्षक है फिबी और खोए अक्षरों की तलाश। इसमें कल्पना की बहुत अच्छी उड़ान है और कोई भी पढ़ेगा, और अभिनव प्रयोग किया है इन्होंने। बड़ा सुंदर सा एक प्रयोग है इसमें। हालांकि कहानी चलती है एक हमारे पीछे, समझिए जिस तरह दादी नानी से चलती है। एक दादी है जो अपने फिबी को कहानी सुनाती है जी, और जब वो पुस्तक से पढ़ती है तो उसके पास देखती है कि उसके अक्षर गायब हैं, और दादी फिबी दोनों मिलकर अक्षर खोजना सोचते हैं। तभी एक अभिनव प्रयोग होता है लेखिका का कि पुस्तक की आत्मा बोलने लगती है मंच पर। बहुत ही सुंदर लगता है, दृश्य भी इन्होंने बनाया हुआ है बहुत सुंदर। और पुस्तक की आत्मा बोलती है और कहती है कि तुम हमारे खोए अक्षरों को खोजने चलोगी। मंच पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे पौधे लगे हैं और उसमें कुछ अक्षर लटक रहे हैं। पा कहता है कि मैं पास से पतंग हूं, लेकिन अब मुझे कोई उड़ाता नहीं। और इस तरह से झाड़ियों से, पौधों से अक्षरों को चुनते हैं और धीरे धीरे पूरी पुस्तक में उसको लगाते हैं। जैसे कि मैं जिस तरह जानता हूं कि वास्तव में कविता, कहानी, एकांकी, नाटक किसी कहीं है नहीं, वह शब्दों के बीच में होती है और शब्द बनते हैं अक्षरों से। तो अक्षरों को जोड़ करके जिस तरह से अक्षरों गायब होना, एक चीज और ध्यान यहाँ दिलाता है कि कुछ शब्द जो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लोग शब्द होते थे तो उनको भी हमें इसी तरह से चुनना चाहिए। वो गायब नहीं हुए हैं, कहीं छुप गए हैं, और अगर हम लाएंगे उनको साहित्य में तो वो बड़े अच्छे और सुंदर प्रयोग हो सकते हैं। तीसरी कहानी है पानी की कीमत, श्रीमती अपर्णा शर्मा दुबई। इसमें एक बच्ची जो सौम्या है, उसके द्वारा एक कौवे से संवाद होता है और दोनों इस पर चर्चा करते हैं कि गांव के लोग पानी की कीमत नहीं समझते। धीरे धीरे पानी समाप्त हो जाता है, तब दूसरे गांव से पानी लाया जाता है और यह बच्ची उस पानी को कीमत लगाती है। लोगों के पास धीरे जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग समझते हैं कि पानी की क्या कीमत होती है। जिस तरह से पानी की कीमत को बताने की कोशिश की गई है, यह बहुत सुंदर चीज है। और एक है, अगली है डोमिनो की कड़ी। आपने लेखिका है डॉक्टर आरती लोकेश दुबई से। डॉक्टर आरती जी ने बहुत सुंदर क्या किया है, डोमिनो पिज्जा से इसको जोड़ा है। और जैसा कि अब पिज्जा घर घर तक पहुंच गया है, हम हर कोई जानता है, हर बच्चे की पाली पसंद हो गया है पिज्जा और डोमिनो। तो लेखिका ने डोमिनो शब्द को डोमिनो पिज्जा से जोड़ दिया है और वहां डोमिनो के माध्यम से उन्हें डोमिनो को यहाँ पे प्रभाव को समझाने की कोशिश किया है। बच्चा एक शंकु बनाता है ईंटों का और उस पर एक गेंद से जब वो सारे ईंटे धड़धड़ा के गिरते हैं, तब वहां पर लेखिका बताने की कोशिश करती हैं कि यह डोमिनो प्रभाव क्या होता है। किसी एक घटना का प्रभाव उसके बाद वाली घटनाओं पर बराबर अंतराल से उसी अनुपात में पड़ता है तो उसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। यह एक सुंदर जानकारी देती हुई कहानी है। इसके लिए लेखिका को बहुत बधाई। और कुछ हमने देखे थे तो
द्विवेदी सर ने बहुत अच्छा बता दिया है। श्याम सुशील जी की कविता है, पांडे जी की कविता है और फहीम अहमद की कविता है। तो उसमें हमें जो कहना था तो पहले ही कहा जा चुका है। धन्यवाद, सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहन विवेचना की। प्रवासी पन्नों के लेखक थे, उसमें कविताओं की भी आपने विश्लेषण किया और बहुत सुंदर ढंग से नाटक एकाकी के बारे में भी बताया। यानी कि कुछ ही क्षण में आपने पूरे प्रवासी पन्ने को समेट लिया। आपका हृदय से आभार सर। और चलिए अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मोहिनी बाजपेयी जी को, मोहिनी जो जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में। आदरणीय रितु जी, मोहिनी जी अच्छा, अभी जुड़ेंगी, उनका मैसेज आया ठीक है। है। आप सूर्य कुमार पांडे सर को ले लीजिए। ठीक है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ससम्मान आदरणीय सूर्य कुमार पांडे सर को। सर, मंच आपका है। हमारे दर्शक आपसे इस विशेषांक के बारे में जानना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार है। मंच आपका है। मेरे प्रिय भाई भगवती प्रसाद द्विवेदी जी आज सम्मुख हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। रामकरण जी को पहली बार मैं पटल पे देख रहा हूँ और वैसे तो इनकी कविताओं से बहुत परिचित हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि चाणक्य वार्ता पत्रिका के संपादक अमित जैन जी हैं यहाँ पर उपस्थित, और इस पत्रिका की अतिथि संपादक जो बाल साहित्य विशेषांक का संपादन किया है रोजका अरुण शर्मा जी, और संचालक ऋतु नंदन जी। आप सबको मैंने विशेषज्ञों को सुना है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक बात तो मैं पहले, जो विषय मुझे दिया गया है वो जो इस अंक में, इस विशेषांक में मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ही खास अंक है, इसलिए भी कि मुझे लगता था कि ये नवंबर के आसपास ये अंक आएगा। प्रतीक्षा थी सबको, हम लोगों को भी। ये जनवरी में जाके सामने आया, बड़ी खुशी हुई। देर से आया, लेकिन एक बहुत दुरुस्त और पुष्ट विशेषांक है, जिसमें सारी विधाओं को बहुत श्रम के साथ अतिथि संपादक ने समेटा है। यहाँ पर जो आज मैंने सुना है द्विवेदी जी की, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो बच्चों की कविताओं के बारे में उन्होंने कहा, मेरा विशेष रूप से वही क्षेत्र रहा है। और होना भी ये चाहिए कि आप हर ओर कार्य करने से अच्छा है कि एक विशेष उसमें काम करके कहीं कुछ विशेषज्ञता या कुछ सिद्धता प्राप्त कर सकें, तो उसका प्रयास होते रहना चाहिए, जो मैंने एक प्रयास किया है अपने 60 वर्ष के लेखन में। छंद मात्रा की कविता पर बहुत बल दिया द्विवेदी जी ने, और ये सही है। छंद मात्रा है क्या? कविता की लय है, और लय भी उसका भाव जो है उसके अंतर लय है। यानी जब तक आप बच्चे को समझेंगे नहीं, बच्चे के लिए लिख नहीं सकते। ये बात जो है, आजकल बहुत सारी कविताएं हम लोग देख रहे हैं जो लय से खारिज हैं, और आज आपने इस बात को उठाया है। इस अंक में तो लगभग काफी कुछ छंद युक्त कविताएं ही हैं। ये अच्छी बात है। बाल कविता को जो खांचे में बांटा गया है, वो एक समय था जब बांटा गया था। द्विवेदी जी की इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। आज जबकि बाल साहित्य का लेखन भी केंद्र में आ गया है, तो जो लोग बड़ों के लिए लिख रहे थे वो भी बच्चों के लिए लिखने में लालायित हो रहे हैं। भले ही बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, वो अलग बात है, और कुछ लोग जो अच्छे और समर्थ रचनाकार वो लिख भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीनियर्स, लेकिन नई कविता के लोग भी बच्चों के लिए कविताएं लिखने लगे। तो ये बाल कविता के प्रति और उसकी समृद्धि के प्रति आकर्षण है।
अब ये अलग बात है कि उन्हें बच्चे कितना स्वीकार करते हैं, या समय के साथ बहुत सी कविताएं छट जाएंगी। दिनकर जी की कविता का उल्लेख आपने किया, दिनकर जी की कविता रहेगी, क्योंकि उस तरह की कुछ कालजयी रचनाएं लिखी जाती हैं और वो रह जाती हैं। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, एक एक जो उल्लेखनीय कविताएं थी उन सब की, उन्हें उनके पुनर्पाठ की आवश्यकता है कि हम फिर से उन्हें पढ़ें और देखें कि द्विवेदी जी के वक्तव्य के आलोक में वे कविताएं कैसी हैं। जो बात अभी हमारे भाई रामकरण जी ने प्रवासी साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में की है, मुझे चूंकि पहेलियों पर बोलने के लिए कहा गया है, तो हालांकि द्विवेदी जी ने कुछ एक उस पक्ष को भी छुआ आज। ये पहेलियां हैं क्या, और जैसी पहेलियां आज लिखी जा रही हैं, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि संपादक की, और विशेष तौर पर जब किसी पत्रिका का कोई अतिथि संपादन कर रहा होता है, तो उसकी अपनी सीमाएं हो जाती हैं। होती क्या है कि वे रचनाएं मंगाते हैं और प्रायः प्रयास यह होता है कि लगभग सभी को स्थान दिया जाए। ऐसे में बहुत उत्कृष्ट सामग्री के चयन की अपेक्षा हम नहीं करते, क्योंकि कवि समाज, लेखक समाज के बीच में एक जो आपसदारी है, अगर किसी की रचना छूट जाती है, किसी का नहीं होता है, तो दिक्कत होती है। जो और पत्रिकाएं निकलती हैं बाल साहित्य की, उनकी बात अलग है, लेकिन जब कोई विशेषांक निकलता है तो उसमें जो याचित रचनाएं हैं वही होती हैं, और जो लेखक भेजता है वो ये समझ के भेजता है कि मैंने श्रेष्ठ भेजा, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि वो ऐसा हो। आज मैं पहेलियों की बात करते हुए इस बात को पहले ही कह देना चाहता हूं कि कुछ एक पहेलियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ पहेलियां कमजोर भी हैं। विशेष बात क्या है कि पहेली क्या है? पहेली जो है वो बुद्धि विकास है। एक बच्चे के लिए, मैं उसी के मनोभाव की बात कर रहा हूं, बड़ों की मैं भी बात नहीं कर रहा। बच्चों के लिए बुद्धि विकास का मतलब उसके माथापच्ची है। आप कोई ऐसी चीज दे देते हैं उसके सामने, एक ऐसा प्रश्न दे देते हैं जिसको कि हम लोग बुझव्वल कहते हैं, बुझेलियां। एक पुस्तक भी है रोचका की, पहेलियां बुझेलियां। और इसके अलावा अंग्रेजी में रिडल्स कहते हैं, संस्कृत में इसको प्रहेलिका कहा गया, प्रहेलिका। तो ये आदिकाल से है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे लोक जीवन से और लोक बुद्धि से जुड़ी हुई चीज है पहेली, जो बचपन में ही बच्चे को, उससे वयस्क लोग, उसके बड़े भाई, माता पिता, अभिभावक, चाचा चाची जो भी हैं परिवार में, और रिश्तेदार जब भी आते हैं उसको इस तरह से पूछ के एक ब्रेन टीजिंग का पूरा कार्य करते हैं। केवल पहेली ही नहीं, आप कह सकते हैं कि क्रॉसवर्ड्स भी हैं, सुडोकू है। अब तो ये सब चीजें पहले के बाल साहित्य में सम्मिलित नहीं थी, लेकिन अब ये सब सम्मिलित हो गई हैं। तो पहली चीज है कि बुद्धि विकास है, और पहेली गढ़ने वाले को भाषा कौशल का विशेष ध्यान रखना होगा। फिर उसकी सांस्कृतिक चेतना क्या है, क्योंकि पहेली हमारे यहाँ लोक जीवन से आई है, लोक भाषा से आई है, लोक बुद्धि की तीक्ष्णता उसमें दिखाई देती है। जो पहले की पहेलियां हैं, जिसमें कि अभी रोचका अरुण शर्मा की पहेलियों की जो किताब आई थी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, पहेलियां बुझेलियां इस नाम से, इसमें मैंने एक संस्कृत के पहेली का जिक्र किया था कि देखो, ये पहेली इस तरह है कि पेड़ के ऊपर रहता है, पक्षी नहीं है, इसके 3 नेत्र हैं लेकिन ये शंकर नहीं है, जटाएं हैं मगर साधु नहीं है, यह है क्या? तो एक बार जिसने इस पहेली को पहले नहीं सुना है, वह एक बार उसकी माथापच्ची तो होगी, दिमाग में खलबलाहट होगी, कई एंगल से सोचेगा, वो कई कोण से सोचेगा कि 3 आंख वाले तो भोलेनाथ होते थे, शिवशंकर होते थे, वो भी नहीं है,
ये जटाएं बढ़ाए हुए है, साधु भी नहीं है, जटा तो बरगद के भी होती है। तो ये बहुत सारे बहुउत्तरीय उसमें बातें आती हैं पहेली के अंदर। इस तरह से पेड़ के ऊपर रहता है, पक्षी नहीं है। बाद में पता लगता है कि नारियल के बारे में कहा जा रहा है। जब वो बच्चा या तो बूझ लेगा, पहले सुन चुका है तो बूझ लेगा, नहीं अगर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हुआ तो बूझ लेगा, नहीं तो उसको जब बताया जाएगा तब उसको कहेगा करे। तो ये एक तरह का विस्मय भी उत्पन्न करती है बच्चों के भीतर, और इससे कहीं मनोरंजन का तत्व भी उसके साथ आता है। पहेली ज्ञान का परीक्षण करने के साथ मनोरंजन भी करती है। इस बात को मैं रेखांकित कर रहा हूं कि पहेली जो है वो ज्ञान का परीक्षण करने के साथ मनोरंजन भी करती है। इससे पूर्व कि मैं इस विशेषांक में जो पहेलियां हैं उनके बारे में बात करूं, ये विशेष बात मैं पहेलियों के संबंध में अवश्य कहना चाह रहा हूं। द्विवेदी जी हैं और रामकरण जी भी, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं। हमारे क्षेत्र में जो भाषा में, लोक भाषा में पहेलियां पाई गई हैं वो कुछ अलग तरह से हैं, लेकिन मुझे एक समय में धर्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में उन्होंने कहा था कुछ पहेलियां लिखिए। मैंने प्रयास किया लेकिन मैं पहेलियां उनको इस तरह से बना के नहीं भेज पाया। मैंने कहा कि मैं क्यों ना अपनी लोक भाषा के पहेलियों का अनुवाद कर दूं। अब एक पहेली है, उसमें बाप पैदा हो रहे थे पूत पिछवाड़े गए। खड़ी बोली में उसको मैं बता रहा हूं, जो मैंने अनुवाद किया उसका। इसमें एक बार तो आदमी चकराता है जिसने इस पहेली को सुना नहीं है। बाप पैदा हो रहे थे और पूत कैसे पिछवाड़े चला जाएगा बेटा, पिता आएगा फिर बेटा आएगा। बाद में पता लगता है तो धुआं है, आग है। एक हमारे यहाँ का पुराना चरित्र है लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ तो वो बूझने के लिए मशहूर थे। जब किसी को कुछ नहीं पता है तो उनसे पूछो भाई। लाल गाय खर खाए, पानी पिए मर जाए। ये उसको मैं भोजपुरी की इस पहेली को मैं आपको खड़ी बोली में सुना रहा हूँ कि एक लाल गाय है, खरपतवार खाती है, उसे पानी पिला दो तो मर जाती है। अब है क्या, एक पूरे दिमाग के भीतर कुछ संकेत चलते हैं, कुछ रूपक के माध्यम से बातें आती हैं। इसमें रूपक होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। आज ये बात मैं पहले कह दूं कि आज की पहेलियां सपाट बयानी के बहुत करीब है और उसको पढ़ते ही उत्तर सूझ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक उसमें थोड़ी से आप अपने दिमाग के अंदर कुछ खलबली ना हो तब तक वो पहेली तो मैं उसको नहीं मानता हूं। पहेली ये कार्य करती है, वो बहुत पहेली में लय और तुकांत का होना तो बहुत आवश्यक है। द्विवेदी जी, पहेली में भी, कविता में तो होना ही है, पहेली में भी इसका होना आवश्यक है। रूपक और प्रतीक में बात की जाए, और ये हो सकता है कि दोहरे अर्थ की संभावना भी होती है कि एक पहेली के दो अर्थ हों। हमने एक पहेली पूछी, सामने वाला उत्तर दे रहा है, हो सकता है कि अगर उसका इंटेलिजेंसिया कुछ अधिक हुआ या उसकी बुद्धि तीव्रता इतनी, वो शार्प है बच्चा या बेटी, तो उसका एक और उत्तर भी वो दे सकता है और वो भी उससे साम्यता रखता हो। लेकिन एक और बात है कि पहेली में संक्षिप्तता होनी चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूं और इस अंक में भी कुछ पहेलियां हैं जो कविता नुमा है, विस्तार से 10-10, 12-12 पंक्तियों की नहीं, पहेली प्रश्न उत्तर है। जैसे ये तो हमारी सांस्कृतिक चेतना और लोक जीवन से मैंने कहा आई हुई है। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में भी और सारे प्रश्न से ही बातें शुरू होती हैं, उसका उत्तर दिया जाता है, समाधान दिया जाता है। वैदिक मंत्रों में भी आपको मिलेगा कस्मै देवाय हविषा विधा, बात वहां से उठती है, प्रश्न आता है फिर उत्तर आता है। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और वही लोक जीवन में आई है और लोक बुद्धि में आई है, वहीं से वो बच्चे तक पहुंचती है। तो ये कुछ बातें हैं, भाषा समय के साथ बदलती है
और इससे रचनात्मक सोच भी विकसित होती है बच्चे की। एक तीव्र उसके अंदर शक्ति आती है अवलोकन की। भाषा की सूक्ष्मता समझने में बच्चा सहायक होता है। कुछ नहीं, बहुत सरल सी पहेलियां हुआ करती हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, इस तरह के बहुत आपने सुनी होगी। या 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। अब वो सोचता है 5 अक्षर का क्या हो सकता है। वो उसके बाद कुछ संकेत दिए जाते हैं कि अच्छा ये बताओ शहर का नाम है। तो तब भी नहीं बता पाता, फिर उसको बताया जाएगा कि इस तरह के जो नाम होते हैं, बहुत शहरों के नाम हैं, 5 अक्षर में मिलेंगे। जैसे अहमदनगर, ऐसे कई नाम हैं, मुझे ध्यान में नहीं है। और पहेली की एक और विशेषता है, ये वाचिक रूप में आगे बढ़ती है। आज जो आप लिखें, जैसे कविता है, अगर या कहानी है, जो आप एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सुनाती हुई चलती है। लोरियां हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये आवागमन इनका होता है, आगे बढ़ती रहती है, संचरित होती हैं। तो ये वाचिक रूप में एक मुख से दूसरे मुख तक पहुंचती है पहेली। और ये समय व्यतीत करने का नहीं, पहेली जो है ये लोक जीवन को अभिव्यक्त भी करता है। और हजारी प्रसाद जी ने तो बाल साहित्य की भूमिका में अपने इसका जिक्र भी किया है। पहेलियों के बारे में विस्तार से उन्होंने लिखा है, उसको मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। बातें बहुत सारी हैं। मूल स्वभाव बाल पहेली जो भी लिख रहे हैं उनका ये होना चाहिए। मैं आऊंगा आज की बाल पहेलियों पर, इस विशेषांक की, चाणक्य वार्ता के पहेलियों में आपको इसकी एक सहेली है पहेली की, वो है जिज्ञासा। पहेली की सहेली जो है जिज्ञासा। और जब तक आप पहेली पूछेंगे, सामने वाले एक उत्तर की जिज्ञासा आप करते हैं उससे कि सही उत्तर बता देगा कि नहीं बता पाएगा, एक उत्तर की जिज्ञासा उसके भीतर भी जन्मती है बच्चे के। और बच्चे की पहेलियां बहुत बच्चे के करीब होनी चाहिए। आज मैं आपकी देख रहा हूँ चाणक्य वार्ता का ये अंक मेरे सम्मुख है। इसमें बाल पहेलियां 9 बाल पहेलीकार कहूंगा मैं, 9 बाल पहेलीकारों की 52 पहेलियां हैं। चाणक्य वार्ता बहुत समृद्ध अंक है ये, और हर विधा को बहुत करीने से, कायदे से संपादित किया गया है। और 9 रचना बाल पहेलीकारों की 52 पहेलियां। और बस चूंकि ये संक्षिप्त होती हैं, छोटी होती हैं, इसलिए 4 पृष्ठों में सारी पहेलियां आ गई हैं। ये 9 रचनाकारों की एक एक पहेली मैं वानगी के तौर पर आपको सुनाता हूं, और उसकी जहां आवश्यकता है थोड़ी व्याख्या भी करूंगा। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा जो कुछ जाना है। इसमें पहली 15 पहेलियां एक पृष्ठ पर आदरणीय गोपाल माहेश्वरी जी की हैं, जो एक बाल पत्रिका के संपादक भी हैं। इसमें एक 13 नंबर की पहेली मैं देख रहा हूं, है छोटी सी देह पर मोटा सेठ बिठाए, है छोटी सी देह पर मोटा सेठ बिठाए, बैठ सेठ की शरण में दिन भर लड्डू खाए। अब ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक बोध का ज्ञान भी बच्चों को कराती है। और मूषक और श्री गणेश के प्रतीक के रूप में इसे हमारे सामने उपस्थित किया है। एक बार तो आदमी चकराता ही है कि छोटी सी देह पर मोटा सेठ बैठा है, इसमें कहीं भी गणपति का जिक्र नहीं है। और उसी की शरण में जो है वो दिन भर लड्डू खाता है, उन्हीं के बहाने उसे लड्डू प्राप्त हो जाते हैं। और लड्डू की जगह मीठा भी कर देते, कुछ और कर देते, थोड़ा और जटिलता आ जाती। लेकिन रोचकता भी पहेली की एक विशेषता है और सरलता भी है। भाषा इनकी जितनी पहेलियां मैंने देखी रुचिकर है, और छंदबद्धता है,
सब में मनोरंजक हैं, शैली में भाव प्रवणता देख रहा हूं, और एक सूचना तो नहीं कहूंगा, ज्ञान है, जिज्ञासा तो है ही। दूसरी रचनाकार हैं शशि बाला श्रीवास्तव जी। आप लेखिका भी हैं, प्रधान अध्यापिका हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। आपकी कुल 5 पहेलियां चाणक्य वार्ता के इस बाल विशेषांक में सम्मिलित हैं। इसमें से एक पहेली मैं उद्धृत कर रहा हूं। काले जंगल में मैं रहती, लाल पानी पीती रहती। अब इसमें एक तो ये लगभग जो पहेली मैंने सुनाई, जो लोक जीवन में है कि लाल गाय खर खाए पानी पिए मर जाए, ये उसके आसपास की कविता है, और लेकिन यहाँ पर धोखे में नहीं आना है। ये क्या चीज है? ये काले जंगल में रहती है और लाल पानी पीती है। इसमें कुछ और बातें भी अगर जुड़ी होती, 2 पंक्तियां और होती, तो ये और समझने में बच्चे के लिए आसान होती। हालांकि जो है अपने में ठीक है। ये सिर में जो आ जाती हैं जुएं, ये जूं है। इस पहेली का उत्तर जो उन्होंने दिया है जूं। तो इसमें एक क्या कहूंगा, कौतूहल संवर्धन इसमें अधिक है। कल्पना के घोड़े ज्यादा दौड़ाने की आवश्यकता पड़ती है। सहज ही इसका उत्तर नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर सोचेगा तो उसके बाद से बच्चा तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो एक तीसरी रचनाकार हैं रेखा भारती मिश्रा जी। मैं आपको बता दूं कि इस 6 जो बाल पहेलीकार हैं, इनमें से 6 हमारे पुरुष रचनाकार हैं और 3 महिला रचनाकारों को स्थान दिया है संपादका ने। तो रेखा भारती मिश्रा जी की 5 पहेलियां प्रकाशित हुई हैं। इसमें ये पहेलियां विज्ञान पर आधारित हैं। इस समय एक ये चलन चला है और अच्छी बात है। विज्ञान का युग खैर पहले भी रहा है, लेकिन इस समय सूचना और संचार के समय में विज्ञान का महत्व बढ़ा है। हम लोग भी अपनी कविताओं में, कहानियों में जो लोग लिखते हैं, विज्ञान को इस प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं। इनकी पहेली है 5 नंबर की पहेली। नीचे आती ऊपर चढ़ती चीज अजब यह घटती बढ़ती, आंखों से कोई ना देखे यह मशीन से ही नप पाती। यह नीचे आती ऊपर चढ़ती चीज अजब यह घटती बढ़ती, आंखों से कोई ना देखे यह मशीन से ही बस नपती। अब उत्तर इसका जो है, इन्होंने टेम्परेचर दिया है, तापमान। बढ़िया है, लेकिन जब आप तापमान का प्रयोग करेंगे तो फिर कविता में नपता होना चाहिए। ये मशीन से ही है नपता, और ऊपर भी वैसे कर सकता है कि नीचे आता ऊपर जाता। खैर ये एक इशारा करने वाली बात है। इसमें बौद्धिक कल्पना, बौद्धिक व्यायाम अधिक है। विज्ञान की पहेलियों में कुछ पहेलियां बहुत सपाट सी हैं, लेकिन ये पहेली थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करती है। एक पहेली है कि मिट्टी के अंदर से निकले कद ऐसा वह नभ को छू ले, ऑक्सीजन वह खूब लुटाता खुद पानी पीकर ही जी ले। पहेली में कभी भी अर्थ तत्काल नहीं आना चाहिए। इससे पूछने वाला और इसका नाम ही है बुझावल, नाम ही है बुझेली। जब तक बूझेगा नहीं वो बच्चा, तब तक आप जो भी लिख रहे हैं पहेली, वो उसकी सार्थकता नहीं है। हाँ, ऐसी पहेलियां जैसे ये तापमान वाली पहेली है, इसमें थोड़ा दिमाग उसका चकराएगा, कई कोण से सोचेगा उसका पाठक।
पहेली की ये विशेषता विशेष रूप से जो आजकल बाल पहेली कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं। बाल पहेली लिखने का चलन इधर मैं देखता हूँ काफी बढ़ा है, और पत्र पत्रिकाओं में भी बाल पहेलियां प्रमुखता से प्रकाशित होने लगी हैं। पहले इतना मतलब उसके लिए इतनी गुंजाइश नहीं हुआ करती थी, आज बहुत अधिक है। तो श्रेष्ठ पहेलियां आए, स्वस्थ पहेलियां आए। इसके जी। बाद अगले चौथे रचनाकार हैं महेश सोलंकी जी। इनकी भी 5 पहेलियां छपी हुई हैं। एक छोटा सा डिब्बा हूं, छू लो झटपट चलता हूं, दूर देश से बात करूं, बिन बिजली आराम करूं। बिल्कुल आधुनिक समय के यंत्र के बारे में है, लेकिन एकाएक उत्तर नहीं सूझता। एक छोटा सा डिब्बा हूं, छू लो झटपट चलता हूं, दूर देश से बात करूं, बिन बिजली आराम करूं। बिजली गई, चार्जर ढूंढना शुरू हो गया, चार्ज खत्म हो गया मोबाइल का। ये उत्तर तो मोबाइल है और छोटा सा यंत्र है, और ये छूने से ही वो टच से ही चलता है। आजकल टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं। तो ये इनके काफी अच्छी पहेलियां हैं महेश सोलंकी जी की, और इससे भी बेहतर लिखेंगे, हालांकि इस अंक में भी बेहतर ही है। इसके बाद अगले रचनाकार हैं डॉक्टर मीरा सिंह मीरा। आप लेखिका भी हैं, शिक्षिका हैं, लेखिका तो हैं ही हैं। इनकी एक पहेली पर बात करने के लिए मैंने उसका चयन किया। चोर गजब देखो जी आया, हर व्यंजन का स्वाद चुराया, रंग हरा है इसका प्यारा, कूट पीस कर हमने खाया। जब कूट पीस कर हमने खाया, यहां पर अर्थ थोड़ा खुलता है। चोर गजब देखो जी आया, हर व्यंजन का स्वाद चुराया, रंग हरा है इसका प्यारा। तो कलर की बात आ गई, और इसको कैसे खाया जाएगा, ये खाने में किस तरह से मिलके उसका स्वाद को बढ़ाता है। बहुत सारी बातें मिलके तब पता लगता है कि ये धनिया का पत्ता है। तो बहुत अच्छी पहेलियां हैं, और ये बच्चों के लिए रोचक हैं, मनभावन हैं। इसके बाद अगले रचनाकार हैं दुर्गेश्वर राय। ये विशेष रूप से पहेलियां लिखते हैं। इनकी एक पहेली देख रहा हूं मैं। पन्ना मेरा लाल हरा, दुनिया भर का ज्ञान भरा, चित्र दिखाऊं पाठ पढ़ाऊं, नक्शा बनकर सैर कराऊं। पन्ना मेरा लाल हरा, दुनिया भर का ज्ञान भरा, चित्र दिखाऊं पाठ पढ़ाऊं, नक्शा बनकर सैर कराऊं। अब ये क्या चीज है? सीधा सा सरल सा जवाब है, ये पेंसिल है। उत्तर भी। एक विशेष बात बीच में कहना चाहूंगा कि ये जो पहेलियां छपी हैं इस अंक में तो ठीक है, अपनी जगह है, उनके उत्तर भी साथ दे दिए गए हैं, क्योंकि ये संग्रहणी अंक। उत्तर जी जी क्षमा करें, पुस्तक है इसका उत्तर। अच्छा, उत्तर फिर आप ही बताइए। वो उत्तर तो पुस्तक है, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर इस विशेषांक में उनके नीचे ही छापे गए हैं। आमतौर पर कुछ समय देना चाहिए पाठक के लिए, इसका उत्तर किसी और पृष्ठ पर दिया जाता था, पहले की जो एक परंपरा है, और इसीलिए दिया जाता था कि दूर उत्तर दिया जाए कि इनके उत्तर यहाँ देखिए। तो पहेली का विशेषांक में ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विशेषांक के अंदर इस तरह से न दिया जाए, क्योंकि ये संग्रहणीय होते हैं, ये संदर्भ के लिए होती हैं इस तरह के अंक पत्रिकाएं, और ये वर्षानुवर्ष आगे भी रहेंगे आपकी पत्रिका अभिलेख के रूप में, उद्धृत होंगी शोध में, अन्य उसमें। लेकिन जो पत्रिकाएं हैं उनमें भी अब इसी तरह से उत्तर छापे जा रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान संपादक लोगों को रखना होगा। जो अगर आप बाल पहेलियां प्रकाशित कर रहे हैं तो उत्तर अन्यत्र दीजिए, चाहे 2 पन्ने बाद ही दीजिए, कुछ देर सोचने का समय दीजिए, वरना एक जो बच्चे की भी और बड़ों की भी जो नकल की प्रवृत्ति होती है ना, तुरंत वो पढ़ते ही वहां नंबर पे उत्तर देखने लगता है, वो फटाक से उत्तर देख लिया, फिर पहेली का जो उद्देश्य है, जो उसकी ब्रेन टीजिंग है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा होना चाहिए। अगले रचनाकार हैं
डॉक्टर बहुत वेद प्रकाश अग्निहोत्री। डॉक्टर वेद बहुत प्रकाश अग्निहोत्री, हमें यहाँ थोड़ा समय सर, मैं आपको थोड़ा सा व्यवधान है। जी हाँ सर, क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे साथ, मैं क्योंकि समाप्त इस कर दे रहा हूँ। पत्रिका के बस कोई प्रधान है नहीं, संपादक कोई डॉक्टर बचा ही अमित नहीं है। जी जुड़े हुए ये हैं रचनाकार हैं और कैलाश वाजपेयी का समय राहुल उनके लिए शिक्षक बहुत कीमती है सर। और वेद जी प्रकाश अग्निहोत्री। तो इन तीन लोगों के नहीं, देखिए जब अंक की बात हो रही है और हमारे जो दर्शक श्रोता हैं उनके सामने अंक नहीं है, तो इसमें है क्या? हम तो जी पढ़ के अपनी सब बात कह के चले जाएंगे, लेकिन इसके बहाने कुछ बातें ये कहनी बहुत आवश्यक है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि बच्चों की पहेलियों को लिखते हुए हमारे रचनाकार रोचकता का ध्यान रखें, रुचिकर भाषा रखें, उसकी छंदबद्धता का ध्यान रखें, ज्ञानवर्धक हो, पहेली होनी भी चाहिए, मनोरंजक हो, शैली में भाव प्रवणता हो थोड़ी सी, और उबाऊपन न हो, जिज्ञासा शांत हो, सूचनात्मकता हो। विज्ञान का समय है, तो विज्ञान की पहेलियों का विशेष रूप से स्वागत है। और आपने बोलने का अवसर दिया। कुछ समय का मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि इस समय मैं आपके सामने पटल पर हूं। अगर अधिक समय लग गया है तो उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूं। धन्यवाद। आभार सर, आप पहेली की इतनी गूढ़ बातें हमें बता रहे थे, जिस तरह से आप एक एक मुख्य बातें बता रहे थे कि पहेली से बुद्धि और है, पहेली बच्चों और बड़ों दोनों को आनंद देती है। किस तरीके से पहेलियां लिखनी चाहिए, क्या कैसे उसमें छंद आना चाहिए या भाव आने चाहिए, समय के साथ उनको चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था हमें सुनते हुए। और इस अंक के लगभग सभी जिन लोगों ने पहेलियां लिखी, उन सब का आपने संक्षिप्त विवरण भी दिया। आभार सर। क्या समय की बाध्यता है, लेकिन मन तो कर रहा था कि आपको सुनते ही जाएं कि इतना आ रहा था, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे बीच रोकना पड़ा सर। अगला एक कार्यक्रम मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगी पहेलियों के ऊपर। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारत से हम अमेरिका चलते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय मोहिनी बाजपेयी जी। मोहिनी बाजपेयी जी जो है, उनकी रुचि है, साहित्यिक रुचियां रखती हैं, लेखन कार्य करती हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो मोहिनी जी, आपने भी इस अंक को पढ़ा, बाल विशेषांक को पढ़ा। हमारे दर्शक आपसे भी इसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। आपका है, कृपया सबका ध्यान रखिएगा। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु शर्मा जी। बहुत-बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर। और मैं मोहिनी बाजपेयी, इंडियाना, अमेरिका से आप सभी गणमान्य कवि-कवयित्रियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। और साथ ही मैं आदरणीय रुचिका जी का भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे चाणक्य वार्ता में पहले तो कुछ लिखने का मौका दिया और दूसरा इस मंच से जुड़कर आज कुछ शब्द बोलने का भी मौका दे रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानकर बहुत-बहुत खुशी होती है कि चाणक्य वार्ता जैसा संगठन जो है, वो विश्व के कई देशों से, कई लोगों को एक साथ, एक भाव से जुड़कर अपनी भाषा पे कुछ लिखने, कुछ समझने और कुछ साझा करने का मौका देता है। तो इस तरह से ये संगठन पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराता है। तो बहुत-बहुत बधाई कि वो इस तरह से विचारों से और मनोभावों को सिंचित कर रहा है पूरे विश्व के उस पर। मैंने चाणक्य वार्ता का विशेषांक पढ़ा, ये जो बाल विशेषांक है, बहुत सुंदर लगा। खुद पढ़ा, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ साझा किया, बच्चों को पढ़ाया, तो बहुत सुंदर है ये अंक। अपनी कविता को सम्मिलित देखा, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी हुई। उसके साथ ही प्रवासी पन्नों को पढ़ा और जहाँ पे कई देशों से बाल साहित्यकार जुड़कर अपने सुंदर मनोभावों को कविता के रूप में लिख रहे हैं, उतनी सुंदर रचनाएँ लिख रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं सीधे कविताओं पे आती हूँ क्योंकि मैं भी इस समय अमेरिका में हूँ, मेरा दिन चल रहा है और मैं आज ऑफ़िस से मीटिंग्स के बीच में कुछ समय निकाल कर इस मीटिंग को जॉइन कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और उसी के समय में मैं अपने विचार साझा कर रही हूँ बीच में। तो सबसे पहले जब मैं प्रवासी पन्नों पे गई, तो शुरुआत होती है आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह जी की, जो अमेरिका में फिलडेल्फिया से हैं। उनकी कविता मुस्काता चल।
सुंदर कविता जो जीवन में कभी नहीं हारने के लिए बच्चों को बड़े सरल शब्दों में एक प्रेरणा दे जाती है, उनको जो होता है जो एक मनोभावों को उनके बल देती है कि जीवन में कभी हारना नहीं होता है। उसके बाद ही बड़ी मनोरम और बालपन से छलकती हुई लंदन से दिव्या माथुर जी की कविता आती है पहली गर्मी, जिसमें गर्मी के जो भी सुंदर सा चित्रण है, बड़े बच्चों के क्या मनोभाव होते हैं, क्या वो महसूस करते हैं, आसपास क्या घट रहा होता है गर्मी में, तो वो सब कुछ बड़ी सुंदर शब्दों में और लयबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा है। तो बहुत सुंदर कविता। क्रम आगे बढ़ता है और एक सुंदर सी कविता आती है नानी का गांव, जो आदरणीय चौबे जी द्वारा लिखी गई है। सुंदर है, सरल चित्रण है और उसमें गाँव की जितनी भी मनोरम चीज़ें होती हैं, अगर हम सब भी अपना बचपन याद करें, नानी का घर याद करें, तो मुझे भी उस कविता को पढ़ के बिल्कुल एक बच्चे की तरह महसूस हुआ। सब कुछ मुझे पूरे मेरी आँखों के सामने तैरता नज़र आया। तो एक अच्छे जो बाल साहित्यकार है, कविता लिख रहा है, वो सच में बाल के जो बच्चों के मनोभाव हैं, उनको वो पूरी तरह से चित्रण कर पा रहा है। तो एक तरह से ये कविता मुझे सफल लगी, सुंदर लगी पढ़ने में। फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ा मैंने सिंगापुर से डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जी द्वारा लिखी गई कविता, जिसमें बच्चों को सब खिलौने छोड़कर चांद खिलौनों को पाने की चाहत को दिखाया गया है। तो वो भी उन्होंने बड़ी सुंदरता से इसको कविता का रूप दिया, जहाँ पे बच्चा चांद को मांग रहा है कि ये चाहिए मुझे खिलौने के लिए। अक्सर हम सब देखते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको उत्साहित करता है कि ये ऐसा है क्या जो चमक रहा है, ये भी चाहिए हमें खेलने के लिए। तो उनको भी बधाई देती हूँ एक सुंदर कविता के लिखने के लिए। उसके बाद मैंने पढ़ी बचपन का सूरज, डॉक्टर रमा जी द्वारा, जो जापान से हैं। उन्होंने भी इस सुंदर कविता को चाणक्य वार्ता से जोड़ा। फिर उसके बाद एक और कविता आती है मीठा फल, जिसमें अनु बाफना जी ने दुबई से भारत के जो मीठे मीठे आम होते हैं उनकी याद दिला दी। तो बड़ा सुंदर चित्रण था, बड़ी सरस कविता थी और मीठे आमों की याद से भरी हुई थी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अंत में मेरी स्वयं की कविता आती है घर में इतना है उल्लास, जो पढ़ी और जो बच्चों को याद दिलाती है कि हमारे जो सुंदर पर्व हैं, हमारे भारत में इतने अनेक पर्व होते हैं, उनमें से जो दिवाली का पर्व है उसकी यादें ताज़ा कर जाती है और साथ ही में उसके महात्म्य को भी बताती है। तो मैंने भी पूरी तरह से कोशिश की थी कि एक छोटी कविता होनी चाहिए, शब्द सरल होने चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, और साथ में ही जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि मैंने ये कविता क्यों लिखी, कि छोटे बच्चों को छोटी सी कविता में उसका महात्म्य भी समझ आ जाए और उसको पढ़ के उन्हें अच्छा भी महसूस हो कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। तो इस तरह से ये बाल जो प्रवासी पन्ने था, इस पे जितनी भी कविताएं थी मुझे सरल लगी, अच्छी लगी, और सभी कविताएं बाल मन के अनुकूल और भावों से और लेखन शैली से रची गई हुई प्रतीत हुई, जो कुछ गुदगुदाती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुल मिलाकर बाल मन को अपनी ओर खींचती हैं। और यही आज के समय में बच्चों को इसी तरह के साहित्य की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन दिन भर टीवी है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उससे जुड़कर अपने, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें बच्चों के मन को बहुत ज़्यादा दिशा देती हैं या उनके विचारों को उन्मुक्तता देती हैं। मुझे लगता है वो बस बांध देती हैं, एक ऐसा एंटरटेनमेंट उन्हें मिल रहा है जो बस एक डायरेक्शन में फोकस्ड है, जहाँ ले जाया जा रहा है बस उधर ही जा रहा है। लेकिन ये जो कविताएं हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो अच्छा साहित्य है, वो उन्हें जीवन को दर्शन देता है, सोचने को मजबूर करता है, खुद वो लिखेंगे, खुद वो जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि चाणक्य वार्ता इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। इन सभी बाल मनों के वैज्ञानिक कहूँगी मैं, जो भी हैं, इनके द्वारा रची हुई कवियत्र जो भी रचित कविताएं हैं, साहित्य है, उसको पढ़कर दिल आनंदित हुआ, दिल से खुशी हुई मुझे। और मैं आप सभी प्रतिभावान साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ कि चाणक्य वार्ता मंच से और इस पत्रिका दोनों ही से जुड़े रहने का आग्रह भी करती हूँ। परमपिता हम सब पर अपनी करुणा और दृष्टि बनाए रखें, हमें सद्मार्ग पर चलाए रखें और हमारे मन में ऐसे ही सुंदर शब्द, विचार, लय सब कुछ देते रहे, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा निर्माण कर पाएँ, कुछ अच्छा साहित्य दे पाएँ। तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ अपना प्रोफेशन करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर हम कुछ
अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा साहित्य दे पा रहे हैं, उनके मनोभावों को एक दिशा दे पा रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी भाषा को जीवित रख रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, देश-विदेशों में उसका परचम लहरा रहे हैं। तो बस इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि आप सभी ने चाणक्य वार्ता में अपनी सुंदर रचनाएँ प्रेषित करी, लिखी, उनका सुंदर बच्चों के साथ पढ़ेंगे और वो कुछ सीखेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ और आशा है हम सब फिर से पुनः कभी न कभी एक नए अंक में इस मंच से पुनः जुड़ेंगे। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को, मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार मोहिनी जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में पूरे जो प्रवासी पन्ने थे, उनकी कविताएँ थी, उनकी बहुत सुंदर विवेचना हमारे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत की। जी अवश्य हम फिर से देंगे इस पत्रिका के माध्यम से भी और इस मंच के माध्यम से भी, और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे हिंदी प्रेमी जुड़े हुए हैं, जिसमें एदी जी हैं वरिष्ठ साहित्यकार, श्याम श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार, आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी हैं और भारतीय दूतावास में द्वितीय पद पर कार्यरत भी हैं। हिंदी की गूंज हमारे साथ निहार जी जुड़े हुए हैं और सभी भगवती प्रसाद गौतम सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सभी आपके वक्तव्य की और सभी के वक्तव्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आपने सच ही कहा है कि बाल साहित्य को साहित्य से हट कर देखा जाए, और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि बाल साहित्य, जैसा कि मैंने पहले कहा भी है, कि माता पिता के बाद एक साहित्य ही है जो समाज को एक नई दिशा देता है, और सबके हित के लिए जो लिखा जाता है वही साहित्य कहलाता है। और बच्चे जो है वो एक कोमल क्ले की तरह होते हैं या मिट्टी की तरह होते हैं, जिसको आप जैसा सिखाएंगे, जैसा वो उसी धार में मुड़ जाएंगे। तो उनको अच्छी परवरिश देने के लिए और नैतिक शिक्षा देने के लिए बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और इस यज्ञ में हम सभी की तरफ से एक छोटी छोटी आहुति लगा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं बड़े होकर इसी परिवेश में इसी नैतिकता को बनाए रखें और ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी इस पत्रिका के प्रधान संपादक को, जिनके सौजन्य से आज हम सब यहाँ उपस्थित और हमें ये अवसर भी मिला है, आदरणीय डॉक्टर जी को। सर, आपने सबको सुना, अब हम सब आपको सुनना चाहते हैं, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु शर्मा जी। आज इस मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स की ओर से ये बाल साहित्य विशेषांक पर जो परिचर्चा का आयोजन आपने किया है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार दूसरी बार, अभी कुछ दिन पूर्व आपने इसका पहला पार्ट का आयोजन किया था, वो भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी परिचर्चा उसके अंदर हुई। और आज इसके द्वितीय संस्करण में जिस प्रकार से हमारे साहित्यकारों ने भाग लिया है, वह एक बहुत ही प्रशंसनीय बातचीत है। हमारे श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका वक्तव्य हमने सुना, वो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, समालोचक हैं और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी वह कार्य कर रहे हैं और बिहार के साहित्यिक जगत में उनका अपना एक विशेष स्थान है। तो उनका वक्तव्य हमको सुनने को मिला। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी का जो एक रचना है, जो हमारे प्रयोग धर्मी बाल साहित्यकार श्री कन्हैया लाल मत्त जी पर केंद्रित है, वो बहुत ही सुंदर रचना आपने उनके विषय में लिखी है। और वास्तव में कन्हैया लाल मत्त जी को इस बाल साहित्य विशेषांक में उनका स्मरण करना
बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक श्रेष्ठ कार्य हुआ है। जो साहित्यकार हैं, उनका जो रचनाएँ हैं वो अमर हो जाती हैं और उनको हम लोगों को हमेशा रखना, याद रखना ये एक अपना नैतिक कर्तव्य मैं समझता हूँ। तो उसी कड़ी में जिस प्रकार से भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने कन्हैयालाल मत्त जी के विषय में जो अपना लेख लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक उन्होंने जिस प्रकार से छोटा-सा एक उसमें कविता भी कोट की, वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। कभी ना खाती, कभी ना पीती, फिर भी रही साल भर जीती, कभी नहीं उसने फड़फड़ की, वह चिड़िया थी क्यों की रबड़ की। तो ये जो इस प्रकार का जो भावों को एकदम स्पर्श करने वाली जो रचना है, वो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही उसका अच्छा सुंदर उल्लेख किया है। और इसी प्रकार विरासत में मैं स्मरण करना चाहूँगा पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का, जिनका कि कल उनकी पहली पुण्यतिथि है। कल 19 फरवरी को वह हम सब लोगों को छोड़ कर के गए थे और हमारे चाणक्य वार्ता परिवार को उनका विशेष स्नेह काफ़ी लंबे समय तक प्राप्त हुआ। तो कल उनकी पुण्यतिथि है, उस पर मैं उनको स्मरण करता हूँ। और 20 फरवरी को दिल्ली में ही डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी के जीवन और कृतित्व को ध्यान में रखते हुए प्रथम डॉक्टर श्याम सिंह शशि मेमोरियल लेक्चर का प्रारंभ किया जा रहा है, जो चाणक्यपुरी में CSOI हमारे यहाँ पर जो क्लब है, ऑफिसर्स क्लब है, उसमें कार्यक्रम होगा शाम 4 बजे। और श्री कैलाश सत्यार्थी जी पहला मेमोरियल लेक्चर देंगे डॉक्टर शशि जी के नाम से जो लेक्चर सीरीज शुरू की है। तो इस प्रकार से जिन साहित्यकारों ने इतना लंबा जीवन अपना साहित्य साधना में लगाया, समाज को दिया, साहित्य को दिया, उनको हमें स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं अपनी अतिथि संपादक रुचिका अरुण शर्मा जी को इस बारे में बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो विरासत इसमें खंड की जो एक कल्पना की है, उसके अंतर्गत हमारे जो ऐसे लेखक हैं, ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन रचनाओं में, साहित्य में इस प्रकार से खपा दिया कि उनको पूरा जीवन कैसे निकल गया, कैसे उनकी आयु बीत गई, पता ही नहीं चला। डॉक्टर शशि भी कई जगह लिखते थे कि वो पोथी लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम जीवन दे जाते हैं। इस प्रकार का उनका कोई रचना है, तो मतलब उसका सार यही है कि पूरा जीवन उन्होंने लगाया है। तो ऐसे डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का भी मैं आज स्मरण करना चाहूँगा। और आज के इस पटल पर सूर्य कुमार पांडे जी, मोहिनी वाजपेयी जी, राम करण जी ने जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ है। और हमारे सूर्य कुमार पांडे जी अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मूलतः आप लखनऊ से हैं और लेखन और अन्य विधाओं में आप राष्ट्रीय और प्रादेशिक अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। और ये हमारे बाल साहित्य विशेषांक के विषय में जो आपने जो आज वक्तव्य रखा और कुछ सुझाव भी हमें प्रेषित किए, तो हम प्रयास करेंगे कि आगामी जो प्रयास इस तरह के होंगे उसमें उस पर खरा उतरे। और सूर्य किरण और चंद्र किरण नामक जो आपकी रचना इस विशेषांक में प्रकाशित हुई है, वो भी वास्तव में बहुत अच्छी है, जिसमें आपने सार ही पूरा लिखा है कि सूर्य किरण के बारे में जो आपने लिखा है कि चंद्र किरण हंस पड़ी, चांदनी लगी इधर फैलाने, सूर्य किरण चल पड़ी दूसरे देश सवेरा लाने। तो ये जो कल्पना आपकी है वास्तव में एक बहुत ही अच्छी है और ये रचना भी एक अमर रचना के रूप में मैं समझता हूँ कि रहेगी। अभी मोहिनी जी शायद हमारे बीच से, क्योंकि उनका वर्किंग समय है, अमेरिका में है, चली गई हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य रखा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही श्रेष्ठता से उन्होंने अपनी बात कही। और इतने व्यस्ततम समय में से, क्योंकि जहाँ तक मुझे बताया गया कि वो
यूएसए में कोई लिली एंड कंपनी करके जो कंपनी है उसमें सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के रूप में वो काम करती हैं। तो इस प्रकार के प्रोफाइल में होने के बाद भी साहित्य और बाल साहित्य के लिए उन्होंने समय निकाला है, तो एक बहुत बड़ा उनका काम है। और हमारे करण जी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती से हैं, उनके भी बाल साहित्यकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, और जैसा कि हमारी रितु जी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनकी कुछ जो पुस्तकें हैं वो चयन करके और उनको पूरे राज्य में शिक्षा संस्थानों में उपयोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि रामकरण जी का हमारा जो सृजन है, साहित्य सृजन है, वो एक सफलता की ओर है। और आपने जो रचना कागज के शीर्षक से हमारे इसमें लिखी है, वो भी एक बहुत श्रेष्ठ रचना आपकी है। तो कागज मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी सी रचना आपने लिखी है, लेकिन उसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। पेड़ों से कागज बने, कागज से इश्तहार, इश्तहारों पर लिखे गए, पेड़ मत काटो यार। फिर और पेड़ काटे गए, करके बहुत विचार, पेड़ों के हित में अभी करना था प्रचार। इतनी छोटी सी रचना, लेकिन उसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा संदेश है। तो वो हमारे रामकरण जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए सभी रचनाकारों का बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ। और हमारी जो अतिथि संपादक हैं रुचिका अरुण शर्मा जी, जिनका हमारा कार्य क्षेत्र, मैं जहाँ तक बातचीत से समझा हूँ कि राजस्थान में उनका जन्म हुआ और कार्य क्षेत्र उनका जो ससुराल है महाराष्ट्र में है, और अभी कार्य क्षेत्र तमिलनाडु में है, चेन्नई में। तो सभी उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण सभी राज्यों में उनका कार्य क्षेत्र रहा है। तो उसको उस भागदौड़ में भी उन्होंने जिस प्रकार से एक बाल साहित्य के क्षेत्र में और अन्य साहित्य के क्षेत्र में भी अपना स्थान बनाया है, वो एक वास्तव में नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। और जिस प्रकार से ये जो बाल साहित्य विशेषांक की जो चर्चा है, जो चर्चा मैं समझता हूँ कि जनवरी में अंक प्रकाशित हुआ और अभी फरवरी अभी समाप्ति की ओर धीरे-धीरे जा रहा है। तो ये मतलब पूरा इसका एक ऐसा ताजगी बनी हुई है कि जैसे आज ही ये अंक छपा हो। कोई अलग-अलग प्रकार की चर्चाएँ हो रही हैं। कितना बड़ा विशेषांक कभी निकला था, वो इतिहास में लोग जा रहे हैं। पुराने-पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सफलता और किसी अंक की क्या होगी कि जिसके माध्यम से बाल साहित्य का फिर दोबारा से विश्लेषण हो रहा है, तो यही हमारी सफलता है। और हमारा प्रकाशन, चाणक्य वार्ता प्रकाशन का कोई दावा इस प्रकार का नहीं है कि हमारा बाल साहित्य विशेषांक कोई बहुत बड़ा है या कोई बहुत उत्कृष्ट है या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये तो आप सब लोग चूँकि उस फ़ील्ड के हैं, उस विधा के जानकार हैं, तो आप ही लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें तो जो भी सामग्री या जो भी चीज़ें हमें मिले, उसको अच्छे से अच्छा हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है। तो इस पे चर्चा, परिचर्चा, स्वस्थ चर्चाएँ चलती रहें, लोग अपने सुझाव भी देते रहें और बाल साहित्य को प्रोत्साहन मिले और बच्चे भी इसको पढ़ने में रुचि लें। तो ऐसा ही करके हमारा एक भावना है। और अभी 21 फरवरी को भी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन आयोजन हमारी अतिथि संपादक जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें भी हमारे जो बाल साहित्यकार हैं, जिन्होंने इसमें रचनाएँ लिखी हैं, वो बड़ी संख्या में उसमें उपस्थित रहेंगे। और मेरा भी ये प्रयास है कि जो 125 रचनाकारों की रचनाएँ इस बाल साहित्य विशेषांक में छपी हैं, उनसे कभी न कभी भले ही ऑनलाइन हो या फिर प्रत्यक्ष मुलाकात हो, तो उनसे भी मिलना मेरा हो जाए, ऐसा मेरे मन में विचार है। अभी 21 जनवरी को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब हमने विमोचन किया था, उस समय भी कुछ ऐसे बाल साहित्यकार हमारे यहाँ पर आए थे। बलराम अग्रवाल जी भी उस समय आए थे, अलका सिन्हा जी आई थी
और शकुंतला जी आई थी, और भी कई अंजू खरबंदा मैडम भी आई थी, और भी कई लोग आए थे। तो उस प्रकार से सबसे मिलके एक जो उनकी रचनाएँ हैं, जो एकदम हमने पढ़ी हैं और उनको प्रकाशित किया है, उस पर प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, तो जो व्यक्ति से मिलते हैं, तो तब उसने के व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जानकारी मिलती है कि वास्तव में इन्होंने कितनी गहराई से लिखा है। उनकी जो रचना है, उससे ही उनका व्यक्तित्व, कृतित्व का पता चलता है। तो ऐसा मेरी इच्छा भी है कि सबसे मिलना भी हो, तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि वर्ष 2026 के जनवरी से हमने शुरू किया, तो अंत तक दिसंबर तक इस पे चर्चा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मंचों के रूप में, चाणक्य वार्ता का ये बाल साहित्य के रूप में चलती रहेगी। और अभी मैं 2-3 दिन पहले कलकत्ता में था, तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ की जो कलकत्ता का हमारा जो लाइब्रेरी है, जो बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी बोलते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी में अभी चाणक्य वार्ता का 10 वर्षों का हम लोगों ने 240 अंकों के 30 वॉल्यूम उनको हमने भेंट किए हैं, सारे अंक वहाँ पर संकलित किए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे लाइब्रेरी के नीचे की ओर जब जाएँगे, तो यहाँ पे एक बाल पुस्तकालय भी है। तो वो केवल बच्चों को उन्होंने समर्पित किया है, बाल पुस्तकालय के नाम से है कलकत्ता में, और बहुत ही सुंदर वो मैं देखने का भी अवसर मिला, और वहाँ मैंने बाल साहित्य अपना विशेषांक भी उनको भेंट किया। तो बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी बड़ा बाल पुस्तकालय वहाँ पर उन्होंने बना रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार की चर्चा, परिचर्चा रहेगी और सभी उससे लाभ लें। इतना ही कहकर मैं पुनः सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ सभी को धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर डॉक्टर रितु शर्मा जी के को, जिन्होंने ये सभी प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया, सभी को जोड़ा, सभी को बुलाया, और बहुत ही अच्छी चर्चा आपने यहाँ पर रखी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत आभार सर कि हमें आपका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है आपका समय कितना कीमती था और किस तरह से आप प्रोग्राम में भी बने रहे और अपने कार्य को भी रहे, और हम सबका आपने वक्तव्य भी बहुत ध्यान से सुना और सबका उत्साहवर्धन भी किया और सबकी टिप्पणियाँ और सुझाव भी आपने नोट किए और बताए, तो हम आपका हृदय से करते हैं। और अब हम आखिर में सुनना चाहेंगे हमारी अतिथि संपादक, इस अंक की अतिथि संपादक, वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय रुचिका अरुण। हमारे दर्शक आपको भी सुनना चाहते हैं। रुचिका जी, आप बताइए कि आपको इस अंक को बनाते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये सोच कैसे आई कि बाल विषय बनाया जाए? मंच आपका है। धन्यवाद ऋतु जी। देखिए, अब जब मैं इस लेखन के क्षेत्र में आई हूँ और मैं अपने से पहले जो लेखक हैं उनको मैं देख रही हूँ, वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और बाल साहित्य का इतिहास तो हमेशा ही चर्चा में रहा है कहीं ना कहीं। बल्कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल साहित्य इतिहास लिखने की भी योजना तैयार हो रही थी, जिसमें मेरा भागीदारी का वो भी था कि हाँ, मुझे भी वो भाग लिखने का अवसर मिलेगा। तभी से मेरे मन में ये विचार आता था कि भाई ठीक है, हमने कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, पहेलियां लिखी, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, अब उसके आगे मैं कुछ करूं। वहीं से मेरे मन में आया कि चलो बाल साहित्य विशेषांक एक प्रकाशित किया जाए। लेकिन ऐसे में ये होता है कि मैं सामग्री इकट्ठा कर सकती हूँ, उसका चयन कर सकती हूँ, लेकिन काम तो पत्रिका वाले करेंगे ना, वो मेरा प्रकाशन का काम मेरे हाथ का नहीं है। तो ऐसे में मैं अमित जी को पहले से थोड़ा मेरी पहचान थी, आपने दक्षिण भारत का एक विशेषांक निकाला था, उसमें मेरा लेख था। बस वही मेरे मन में विचार आया कि मैं अमित जी से बात करके देखूं, और उसमें मुझे अमित जी का खूब सहयोग मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने इनको बताया कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करिए, और बस वो सहमति मिली। हाँ, परेशानी आई जब रचनाएं बहुत सारी आई, तो मैंने सोचा अब मैं चयन कैसे करूं, कितने पेज की पत्रिका फाइनली तैयार हो जाएगी, उसी के हिसाब से चयन होगा। क्योंकि अगर पत्रिका में पेजेस कम है, पृष्ठ संख्या कम रखी जाएगी, तो बहुत सारी रचनाएं अच्छी होते हुए भी मुझे हटाना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था।
और नवांकुरों को स्थान देना मेरी प्राथमिकता भी थी कि कोई ऐसा मंच उन्हें मिले कि हाँ, जब उन्हें अच्छे जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं, क्योंकि वो मेरा भी अनुभव रहा है कि जब वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ हमारी एक रचना जब प्रकाशित होती है तो वो जो खुशी होती है वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो वो मैंने विशेष करके उसमें ध्यान रखा, इसलिए पृष्ठ संख्या बढ़ी भी सही। और आज हमारे सूर्य कुमार पांडे सर ने कहा कि पहेलियां, निश्चित रूप से मैं भी मानती हूँ कि पहेलियों में कच्चापन है, लेकिन पहेलियां बहुत कम लेखक लिख रहे हैं। बहुत कुछ गिने चुने लेखक हैं जो बाल पहेलियां लिख रहे हैं और इस विधा को जीवित उन्होंने रखा हुआ है, कुछ सीख भी रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि हाँ, कुछ पहेलियां कच्ची हैं, थोड़ा कुछ पहेलियों को मैंने ठीक भी किया और कुछ मुझे जो ठीक लगी उनको मैंने वैसे ही रखा भी सही, और इस विशेषांक में उनको स्थान मिला। सबसे बड़ा सहयोग अमित जी का ही था, जिन्होंने मुझे फिर लास्ट में यह छूट दे दी कि अब प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, जो रचनाएं अच्छी हम सबको लेंगे। तो बस वहीं से मेरा मनोबल बढ़ा। तो जब नवंबर में हम सोच रहे थे अंक प्रकाशित करने का, और जनवरी का समय जो लगा वो इसीलिए लगा कि जो रचनाएं, जो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, अगर कम प्रश्न होंगे तो मुझे ये रचनाएं छोड़नी पड़ेंगी, मैंने वो एक तरफ की भी थी, उनको मैंने उसी समय फिर सम्मिलित कर लिया। और थोड़ा हमारा टाइम लग गया उसमें, लेखक भी बड़े उत्साही थे, उत्सुक भी थे, क्या हुआ, अंक नहीं आया, और मैं बताने की स्थिति में नहीं थी कि क्या होगा। हो सकता है उन्हें बुरा भी लग रहा होगा, मैं समझती हूँ इस बात को कि उन्हें निश्चित रूप से बुरा लग रहा होगा कि जवाब भी नहीं दे रही है हमें। मैं कहती थी थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय लगता है, विशेषांक में रचनाएं बहुत आई हैं। तो बस ये जो, मैं इसको बहुत छोटी सी समस्या मानूंगी, इसका समाधान अमित जी ने मुझे फिर दे दिया कि ठीक है, हम पृष्ठ बढ़ाएंगे, पृष्ठ संख्या कितनी हो रही है देखते हैं, कितना मटेरियल है, और फिर पृष्ठ संख्या बढ़ाई, और समस्या, जो बड़ी समस्या लग रही थी वो छोटी हो गई, उसी समय खत्म ही हो गई। और बस विशेषांक आप सबके सहयोग से तैयार हो गया। जितने भी रचनाकार हैं, अमित जी हैं, चाणक्य वर्षा जो समूह है, इसके जो संपादक मंडल है, सबका मुझे बहुत इसमें सहयोग भी मिला। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं परेशान हुई, और बस वो एक खुशी का एक वो हो गया कि चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ भी हम काम करेंगे जब, और जब पहली बार करते हैं थोड़ा ज्यादा हमको एफर्ट डालना पड़ता है। और उसके बाद अंक जब तैयार हो और जो चर्चाएं इसकी हो रही हैं, मेरे पास भी कई फोन आते हैं, सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं हो रही हैं उससे खुशी ज्यादा मिल रही है। तो परेशानी तो कुछ हुई ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका इतना बड़ा सहयोग है कि आप अपने मंच पर चर्चाएं रखवा रही हैं, पूरा विमर्श आपने 2 भाग में करके हमको जो समय दिया है, मंच दिया है, तो कहाँ है परेशानी? मुझे कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं हुई इसमें। और आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और जैसा अमित जी ने बताया कि आगे हम वर्ष भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे, और अमित जी का मार्गदर्शन रहेगा मेरे को, और उनसे पूछ के, उनसे समझ के आगे हमें कैसे आयोजन करना है वो हम तय करेंगे, और जल्दी ही जो भी आयोजन करेंगे उसकी सूचना भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी करेंगे। और उम्मीद है सभी हमारे जो रचनाकार हैं, जैसा अमित जी ने कहा, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, तो अलग अलग शहरों में तो अमित जी जाते ही रहते हैं, जब जब वो सोशल मीडिया पर अपनी सूचना डाले, रचनाकार उनसे बात करके, फोन नंबर भी अमित जी ने दिए हैं मेल के माध्यम से, उनसे बात करके मिल सकते हैं, समय ले सकते हैं। और जो एक अमित जी ने बताया कि हम एक ऑनलाइन भी कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं अभी, अगर उसमें सारे रचनाकार जुड़ जाएं तो फिर क्या ही कहना, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही मैं कहूंगी और अपनी बात समाप्त करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहने आदरणीय रचिका जी कि ये मंच रचनाकारों का ही मंच है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये मंच चाणक्य वार्ता के साहित्यकारों से समृद्ध हुआ है, और आगे भी चाणक्य डॉक्टर साहब चाहेंगे तो आगे भी हम चाणक्य वार्ता के अंकों पर विचार विमर्श करते रहेंगे इसी अंक से। और जैसा कि उन्हें आज सुना भी है कि चायपुरी में 20 तारीख को आदरणीय श्याम सिंह शशि जी के मेमोरियल के एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, को ये सूचना भी मिल गई है। तो मुझे लगता है आप सब अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने वहां जाएंगे भी। और आपने
अपनी प्रतिक्रिया देके हमारे इस कार्यक्रम को एक सफल और समृद्ध कार्यक्रम बनाया। इसके लिए मैं हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए सभी हिंदी प्रेमियों, सभी साहित्यकारों और दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त कर हम फिर से मिलेंगे और मंच पर अपने वक्तव्यों द्वारा जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार, नमस्ते।